गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया। दीदी टाटा गुड बाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के विजय भाषण के बाद आप समझ लीजिए बंगाल में बीजेपी के लिए सूर्योदय का ही क्षण है और इसके साथ ही अब सरकार गठन के लिए वहां पर प्रोसेस तेज हो गया है। पहली बार प्रचंड जनादेश के साथ बीजेपी ने बंगाल में इतिहास रचा। 15 साल से काबिज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चारों खाने चित्त हो गई। 9 जिले तो ऐसे रहे वहां पर जहां पर टीएमसी का खाता ही नहीं खुल पाया। सत्ता विरोधी लहर ऐसी रही कि ममता बनर्जी अपना गढ़ भवानीपुर तक नहीं बचा पाई और करारी हाथ के बाद आज ममता बनर्जी अब से मात्र 1 घंटे बाद शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोटों की लूट का आरोप लगाया है, तो वहीं बंगाल और असम के जनादेश पर राहुल गांधी ने कहा चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी ने वोट चुराए हैं। अखिलेश यादव ने ईवीएम और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। प्रचंड जनादेश के बाद विपक्ष जिस तरह से बर्ताव कर रहा है, अब सवाल कई है। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि प्रचंड बहुमत के बावजूद विपक्ष को ये जनादेश मंजूर क्यों नहीं है। जनादेश पर सवाल उठाकर क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं किया जा रहा? विपक्ष के आरोपों के पीछे सियासी रणनीति है या फिर हताशा? बंगाल असम फतह के बाद यूपी और पंजाब को लेकर अब बीजेपी का प्लान क्या है, क्योंकि उसकी झलक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी दिखाई दे गई। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। अब देखिए 9 मई की तारीख जब बंगाल में शपथ ग्रहण होगा और उसके लिए बीजेपी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, लेकिन इस बीच अमित शाह को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम के लिए भी तैयारी शुरू हो चुकी है और जेपी नड्डा असम के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। नायब सिंह असम के सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। तो ये नेता अब बंगाल पहुंचेंगे, फिर असम पहुंचेंगे और वहां पर देखिए विधायक दल की बैठक होगी और फिर उसके बाद जो एक तय प्रक्रिया के तहत, औपचारिकताओं के तहत विधायक दल का नेता चुना जाता है और फिर उन्हीं के नाम पर मुख्यमंत्री के रूप में मुहर लगती है। सीधे रुख करते हैं मनोज्ञा लोहिवाल का। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ गई है इस वक्त। मनोज्ञा, संभवतः गृह मंत्री बनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अमित शाह पहली बार किसी राज्य के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और वो भी बंगाल के लिए। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है, किसी तरह का कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो और बंगाल कितना इंपॉर्टेंट है, कम से कम अब सीएम के चेहरे को लेकर उसकी तस्वीर और वो नाम पर मोहर सीधे गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में ही होने वाली है। देखिए, टफ पीपल आर चोजन फॉर टफ जॉब्स, यानी कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, ऐसा कहा जाता है। ये 2 कहावतें हैं, पर इस समय क्योंकि ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो न सिर्फ कद्दावर हों बल्कि जिन्होंने पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व काम किया हो। जब 2014 में गृह मंत्री, उस समय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे अमित शाह, तब उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए कहा था यहाँ एक रैली में कि जिस दिन बंगाल, अपने पहले भाषण में कहा था, माफ़ कीजिएगा, कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल जीत लेगी उस दिन हम राष्ट्रीय स्तर को अचीव कर लेंगे। तो जिसने ये प्रण किया हो, इस तरह की बातें कही हों, आज जब यहाँ पर सबसे बड़ा मंथन होने वाला है, जीत के बाद विधायक दल का नेता चुना जाने वाला है, तो विधायक दल के नेता में यूँ तो कहा जाए तो शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से विधायक है, इसलिए वो रेस में सबसे आगे सामान्य तौर पर माने जाते हैं। पर क्योंकि बीजेपी का एक हमेशा कार्यकाल में एक बात देखी गई है कि वो सामान्य कार्य को भी सामान्य दिखने नहीं देते हैं, या फिर सामान्य जिसे समझा जाता है वैसा होता नहीं है। इसलिए जिस नाम पर सबकी मोहर है उस पर जब तक मोहर न लग जाए तब तक वो मोहर नहीं है। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। बतौर पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने यहाँ पर कई दौरे किए हैं। बतौर गृह मंत्री उनकी बड़ी भूमिका रही है यहाँ पर 1 हफ्ते से ज़्यादा के समय रहना, लगातार कैंपेन करना और यहाँ तक अगर मेरी आवाज मिल रही है आपको, कल शाम को जब स्टूडियो में आप और मैं साथ में बैठकर पूरा नतीजों का विश्लेषण कर रहे थे, मैंने तब भी आपसे पूछा था कि कौन सा नाम है फाइनली जिस पर मोहर लगेगी। उस समय आपने खुलकर बताया नहीं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि शायद आप बताएंगे हमारे दर्शकों को।
मीनाक्षी आप बताइए मुझे, जब मैंने आपको पर्सनली नहीं बताया तो यहाँ पर सबके सामने वो बात कैसे रख दूँ? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। लेकिन ये बात ज़रूर है कि 5 नाम पर मैं, अच्छा चलिए आपको आपने कह दिया है मीनाक्षी, तो आज हमारे दर्शकों के लिए मैं इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग दे रही हूँ कि पार्टी की तरफ से 5 नाम पर अभी विचार होगा। ये 5 वो नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, बड़े कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, और उसके 3 क्राइटेरिया हैं जो कॉमन होंगे। नंबर 1, वो पश्चिम बंगाल की भाषा यानी कि बांग्ला भाषी होंगे। नंबर 2 कि वो पश्चिम बंगाल में बांग्ला मीडियम के पढ़े हुए होंगे। और नंबर 3 और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि उनके पास प्रशासनिक अनुभव होगा। ये मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दे रही हूँ कि ऐसे 5 नाम पर विचार हो रहा है और पार्टी की नज़र में है ये 5 नाम, जिनके लिए ऐसी उपलब्धि मानी जा रही है कि क्या वो प्रशासन और प्रशासनिक अनुभव के साथ काम कर पाएंगे कि नहीं। उसका पहला कारण ये है कि पश्चिम बंगाल में चुनौतियाँ सिर्फ राज्य की नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर होने की वजह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामंजस्य को बखूबी निभाने की और यहाँ पर जमीन पर चुनौतियों को जमीन पर खत्म करने की होगी। चलिए एग्जैक्ट नाम ना सही मनोज्ञा, हिंट सी सही। और मैं तो हमेशा खुलकर कहती हूँ कि जहाँ पर ब्रेकिंग वहां पर मनोज्ञा, या फिर जहाँ मनोज्ञा वहां पर ब्रेकिंग। तो ये ब्रेकिंग आपने हमारे दर्शकों को दे दी है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, फाल्ता से ये जुड़ी हुई है, जिसकी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें। फाल्ता देखिए, जहां पर अब रीपोलिंग होनी है वहां पर जहांगीर खान के दफ्तर में तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है। दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है और फाल्ता देखिए किस तरह से टकराव का केंद्र बना था सेकंड फेज की वोटिंग के दिन, जहां पर जहांगीर खान को लेकर देखिए गहमा गहमी थी। और वहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एक तरफ 24 तारीख को रीपोलिंग भी होनी है, लेकिन उससे पहले अब जो आज अलग अलग जगहों से खबरें निकल कर आई हैं, वैसी एक तस्वीर इस वक्त टीएमसी के दफ्तर पर दिखाई दे रही है, जहांगीर खान के दफ्तर पर। यहाँ पर लोगों की भीड़ आप इस वक्त जमा देख रहे हैं और झंडे बैनर पोस्टर के साथ वहां पर पहुंचे हैं। फाल्ता से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में एक बात बड़ी क्लियर थी और एक बड़े विजन के साथ पीएम ने कल बीजेपी हेडक्वार्टर से संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बदला नहीं, बदलाव की राजनीति होनी चाहिए। तो ये मैसेज एक तरह से कार्यकर्ताओं के लिए भी था कि बंगाल में बीते वर्षों के चुनावों में के समय जो हुआ है, खासकर नतीजों के बाद, कम से कम वैसी परिस्थिति अब नहीं दिखाई देनी चाहिए। इसीलिए बार बार परिवर्तन, बदलाव, ये सब बातें हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई हैं बंगाल में आज सवेरे से, जहां पर टीएमसी के दफ्तरों को निशाना बनाया। और ऐसे में टीएमसी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी के झंडे और पोस्टर लिए जो कार्यकर्ता वहां पर थे, उनकी फोटोज के साथ ये क्लेम किया है कि हमारे दफ्तरों पर ये तोड़फोड़ हुई है। इस बीच बीजेपी भी ये कह रही है अपने कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने का कि एक्शन लिया जाएगा अगर इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए गए कार्यकर्ता। लेकिन इन सबके बीच आगजनी और इलाके में तनाव का माहौल। श्रेयसी हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। श्रेयसी, फाल्ता से क्या अपडेट है इस वक्त, क्या हालात बने हुए हैं अभी ग्राउंड पर? देखिए, जब यहाँ पे पोलिंग हुआ था, काफी सारे लोग बाहर आके बोले कि वो लोग मतदान नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे धमकाया गया, चमकाया गया है तृणमूल के तरफ से। और उन्होंने जो जिन उनके खिलाफ अभी जो है बीजेपी सपोर्टर्स, आप देख सकते हैं उनके जो पार्टी ऑफिस है जहाँ पे जहांगीर खान जो वहाँ का सिटिंग एमएलए है, उनके पार्टी ऑफिस को तोड़फोड़ कर दिया गया है। और इसी दौरान आपने पहले भी देखे थे, कहा जहाँ पे जहांगीर खान ने बोला था अगर आईपीएस ऑफिसर अजय पाल सिंघम है फिर मैं हूँ पुष्पा। लेकिन इतने सालों से जो लोग कह रहे हैं कि वो फ्रीली इलेक्शन नहीं कर पा रहे थे, वहां पे वोट नहीं दे पा रहे थे, उसके जो उनका जो गुस्सा है आज इस स्थिति पे आ गया है कि उन्होंने पार्टी का ऑफिस तोड़फोड़ किया है। पुलिस की तरफ से हालांकि अभी तक कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, कोई एक्शन लिया गया है कि नहीं। ये तस्वीरें आ रही है आपके पास फाल्ता से, जहाँ पे वो सिटिंग तृणमूल कांग्रेस का एमएलए है जहांगीर खान, जहाँ पे बाइपोल्स और आएंगे। श्रेयसी, आप उस पर नजर बनाए रखिएगा, मैं आपसे अपडेट्स आगे इस पर लेती रहूंगी। लेकिन बंगाल में देखिए अब घटनाक्रम जो तेजी से बदल रहा है। 9 तारीख शपथ ग्रहण का दिन होता है, चेहरा कौन होगा इसी पर सबसे बड़ी चर्चा इस वक्त है। शुवेंदु अधिकारी सबसे बड़ा नाम, प्रेफर्ड नाम, स्वाभाविक नाम के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन देखिए 5 नाम हैं जिसकी जानकारी अभी मनोज्ञा दे रही थी, जिन पर चर्चा हो रही है। और इसमें बांग्ला भाषी हो, बंगाली मीडियम में पढ़े हो, देखिए ये सारे वो बिंदु हैं जहां पर जो बंगाली अस्मिता, जो चुनावी कैंपेन के दौरान छाया रहा जो मुद्दा, बाहरी वर्सेस बंगाली अस्मिता, तो उस फैक्टर को बड़ा ध्यान रखा जा रहा है, ये कम से कम झलक रहा है। मनोज्ञा,
इलेक्शन कैंपेन तो बाहरी वर्सेस बंगाली अस्मिता पर टिका हुआ था, लेकिन अब यहां से जो मैसेजिंग होगी, चाहे कल प्रधानमंत्री का बंगाली वेशभूषा में आना भाषण देने से पहले, तो ये जो छोटे छोटे प्रतीकों के जरिए भी मैसेजिंग की कोशिश है, बीजेपी इसको लेकर भी बड़ी केयरफुल है और अब सीएम के नाम पर तो डेफिनेटली ये बड़े रूप में दिखाई देगा। देखिए, मैं आपको बड़ा दिलचस्प वाकया बताऊं। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर में जो धोती पहन के एंट्री की थी, अगर यही धोती पहनकर एंट्री 15 दिन पहले कर दी होती तो इसे ऑप्टिक्स माना जाता, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जीतने की कोशिश कर रही है, इसलिए अब ऐसे कपड़ों की और इसकी याद आ रही है। पर यह बात सच है कि झालमुड़ी से लेकर मछली तक और नौका विहार से लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर वो मुद्दा नैरेटिव बनता रहा जिसने जमीन पर बहुत बड़ा काम किया है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जीत में इन सारे मुद्दों ने बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि जब झालमुड़ी मैंने खाई तो उसकी झाल बाकी दलों को क्यों लग रही है और सबसे ज्यादा तृणमूल को लग रही है। ये बात सही है कि राजनीति में उठापटक होती है, राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते हैं, इस तरह की छींटाकशी होती है, पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित राजनीति में इस बार हिंसा सबसे कम हुई है, इसकी सफलता का योगदान कम से कम कुछ हद तक चुनाव आयोग को देना चाहिए और दिया जाना चाहिए, जिसमें मनोज अग्रवाल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर हिमांशु लाल दोनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा सबसे कम रही है। आप कल्पना कीजिए 2 दशक से अधिक हो चुके हैं, न जाने मैंने कितनी बार मार खाई है चुनाव में। ये हमें पता रहता था कि हमें मेंटली तैयार रहना पड़ता था, कहीं बम फूटेगा, कहीं पिटाई होगी और जर्नलिस्ट को तो पक्का टारगेट किया जाता था। पर इस बार हर तरह से इतिहास रचा है बंगाल में। जी, शुक्रिया मनोज्ञा जानकारी के लिए। हालांकि ममता बनर्जी भी अब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपके पास फिर लौटेंगे इन तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के लिए। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर निशान आनंद हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट सोफिया खान जुड़ गई हैं हमारे साथ। इस वक्त सपा से तारिक खान है, सतीश के सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी से अशोक सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, गार्गी नंदी रॉय यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और निशांत आनंद जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगी। यहाँ पर राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि अब बात पश्चिम बंगाल की नहीं है, ये तो देश की लड़ाई है। हैरानी होती है सर इस बात पर कि 7 या 8 बजे तक तस्वीर बंगाल की जब क्लियर होने लगती है शाम के वक्त में कि अब फाइनल यही नंबर है, उसके 1-1.5 घंटे के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है और उससे 4 दिन पहले तक राहुल गांधी जी ही टीएमसी को गुंडों की पार्टी, टीएमसी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया, टीएमसी फ्रॉड है, ममता बनर्जी पर निजी टिप्पणियां की गई। कैसे जनता भरोसा करे? सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है, राहुल गांधी जी ने रिजल्ट के बाद ये भी कहा कि जैसे मध्य प्रदेश हो, जैसे महाराष्ट्र हो, जैसे हरियाणा हो, उसी तरीके से वोट चोरी और संस्थाओं की चोरी जो भाजपा करते आई है, उस वजह से टीएमसी चाहे वेस्ट बंगाल हो चाहे असम हो, वहां पर उनकी सरकार बनी है। देखिए, ये चुनाव जीतने का नहीं है, सिर्फ चुनाव तक पहुंचने की लड़ाई बनती जा रही है। जिस तरीके से एसआईआर करते हैं, लाखों करोड़ों वोट काट देते हैं और जोड़ देते हैं, इस वजह से ये बहुमत की सरकार चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे अब वेस्ट बंगाल, चाहे असम हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी पे, अपने कामों पे नहीं जीतती। देखिए, चाहे लाड़की बहना हो, चाहे दिल्ली में होली दिवाली पे सिलेंडर हो, कहीं होली और कहीं दिवाली निकल गई, कोई भी गारंटी हो, चाहे 12 साल पहले 2 करोड़ खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 15 लाख खाते में आएंगे, हाँ। कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी ने आज, लेकिन निशांत आनंद जी, जनता कैसे भरोसा करे? केरल का मैंडेट आता है तो आप स्वीकार करते हैं, टीवी के जीत जाती है तो आप स्वीकार करते हैं, लेकिन बंगाल में आप हार जाते हैं या आपका खाता नहीं खुलता तो आपको एक्सेप्ट नहीं होता। ये मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये कैसे चलेगा? देखिए, मीठा मीठा भी गप गप, कड़वा कड़वा भी गप गप, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को और संस्थाओं को इस्तेमाल करके अपनी सरकार बना रही है। वोट हर जगह। केरल में क्यों नहीं बनाई फिर? केरल में बना लेते। देखिए, जब चोर चोरी करता है, किसी घर में जाता है, किसी संस्थान में जाता है, तो सोना चांदी हीरे सब चुरा लेता है, गद्दा पलंग छोड़ जाता है। उसी तरीके से सिलेक्टिव प्रदेशों में सरकार बनाने का काम करती है। ऐसा हो रहा है क्या? बीजेपी चूज कर रही है कि कहां पे जीतना है, कहां पे नहीं जीतना है, उसके हिसाब से चुनाव आयोग को गाइडेंस दी जा रही है। कांग्रेस का तो क्लियर कट आरोप है। केरल में इसलिए नंबर नहीं बढ़ाया कि ताकि लोगों को यकीन रहना चाहिए कि जो है इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर है। अशोक जी, हाँ ठीक है, लेट हिम आंसर। देखिए मैम, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री, चोर का चोर मचाए शोर, और एक कहावत है देहात में, चलनी कहे सूप से बता तुझमें कितना छेद। हाँ, आज कहावतें बहुत आ रही हैं। जी, जितनी भी ये सब चीजें हैं, ये कांग्रेस ने किए हैं और कांग्रेस को ये लगता है कि दूसरी पार्टी भी ऐसी करती हो। मैं
ये जो कह रहे हैं कि चोरी किया, हाँ उस मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने चोरी किया है। और चोरी ये किया कि जो बंगाल के लोग त्रस्त थे, जिनके ऊपर भय उनके दाएं बाएं मंडरा रहा था, उस भय को दूर करके हमने लोगों का दिल चोरी किया। और उस प्रदेश के 93% लोगों ने कई घंटे तक लाइन में लगकर बंगाल में वोटिंग किया है और उनका दिल ईवीएम में लेकर हमने चोरी किया। ये मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है। जहां तक बात है, सर आपका फ्रेम थोड़ा फ्रीज हो रहा है, एक बार बैकएंड पे चेक करते हैं। तारिक खान जी को लाइए स्क्रीन पर। तारिक खान जी, मैं ये देख रही हूँ विपक्ष के लगभग सभी नेता जो हैं वो उसी लाइन पर पोस्ट कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को मारा गया, पीटा गया, या उनके साथ जो बर्ताव किया गया, उनको हरवा दिया गया, 100 से ज्यादा वोट लूट लिए गए। ये किस तरह की बातें जो हैं इस वक्त सामने निकल कर आ रही हैं? और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है, लोकसभा में आपकी ही पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर संसद में पहुंची है। आरजेडी बिहार में सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी थी ना बीते चुनाव में, तो वो आपको मंजूर है। लेकिन जहां पर हार होगी वो आप एक्सेप्ट नहीं करते, वहां पर आप कहते हैं कि जो चुनाव आयोग ने यहां पर घोटाला कर दिया। आपने अभी कहा कि जनादेश, आपने जनादेश की बात की थी, तो जनादेश जनता का होना चाहिए, ना कि चुनाव आयोग का या अमित शाह साहब का जनादेश होना चाहिए। पहली बात, अमित शाह साहब ने कहा था कि 60 दिनों तक केंद्रीय सुरक्षा बल रहेगी। किस लिए? जश्न मनाने के लिए, बीजेपी की हिंसा रोकने के लिए। अभी आपने दिखाया मैडम, लेट मी कंप्लीट। अभी आपने दिखाया मैं आपको बता रही हूँ ना, हिंसा रोकने के लिए। क्या आपने देखा बंगाल के बीते चुनावों में जिस तरह की हिंसा होती थी वैसी हिंसा नहीं हुई इस बार? इसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं? अभी आपने खुद दिखाया कि जहांगीर खान के कार्यालय में जाकर हिंसा की जा रही है, वो बीजेपी के लोग हैं। अब सिंघम साहब कहां हैं? चले आए यूपी, या तैयारी कर रहे हैं दूसरे स्टेट में बीजेपी को जितवाने के लिए। यह चुनाव आयोग का रोल है, यह इंडिपेंडेंट चुनाव आयोग का रोल है, यह आचार संहिता है। इस तरीके से चुनाव कराया जाएगा कि सिंघम साहब गए थे सिर्फ वहां पर जहांगीर खान को डराने के लिए कि वोट बाहर मत निकलने देना अपने लोगों को, ताकि वो वोट डाल दें। और उसके बाद अब जब हिंसा हो रही है तो पुलिस का तो मैम रोल ही नहीं, लेकिन इसी चुनाव आयोग ने फाल्टा में दोबारा चुनाव करवा रहा है ना, यही चुनाव आयोग। शिकायतों के बाद यही चुनाव आयोग दोबारा से इलेक्शन करा रहा है। इसी चुनाव जिन जहांगीर खान का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं जहांगीर खान ने सेकंड फेज की वोटिंग से पहले ये कहा ही नहीं, कहा कि खेल उन्होंने शुरू किया, खत्म हम करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। इसी 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों की ये जिम्मेदारी थोड़ी ना कि अगर बीजेपी जीतने के बाद वहां टीएमसी के लोगों को मार पीट रही है, सीएम को धक्का दे रही है, तो चुनाव आयोग या पुलिस के लोग या केंद्रीय सुरक्षा बल उसमें इंटरफेयर करे। मैम उनका काम था बीजेपी को जिताना। अब खत्म, टाटा बाय बाय, लौट आए। अब दूसरे स्टेट की तैयारी करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की तैयारी। अगर ऐसा ना होता, सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तारिक खान जी, मेरा सवाल ये था, समाजवादी पार्टी संसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर कैसे पहुंची? मेरे सवाल का जवाब तो मिला नहीं मैम, कि वहां पर हिंसा हो रही है और अब केंद्रीय सुरक्षा बल क्या जश्न मना रही है। ये आज के मौजूदा हालातों में आप लगातार गुंडागर्दी कहा गया। मैं तो आपको 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे याद दिला रही हूँ, लेकिन मैं ज्यादा पुरानी बात थोड़ा ना कर रही हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव की भाई बीजेपी अपने बूते बहुमत तक नहीं पहुंच पाई थी ना, तो कैसे रुक गए थे 240 पर? मैं कल की बात करना चाहता हूं सिर्फ कि क्या जो लगातार ये कहा जा रहा था कि टीएमसी के लोग मैम गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो अब क्या भारतीय जनता की पार्टी के लोग विवेकानंद बन गए हैं, संत बन गए हैं? गार्गी नंदी रॉय, क्या बदल गया है बंगाल में? हिंसा की घटनाएं तो अभी भी हो रही हैं। देखिए मीनाक्षी, हम सब चाहते हैं कि बंगाल में बदलाव हो और ये जो हिंसा का जो कल्चर है ये बंद हो, लेकिन ये भी सही है मीनाक्षी, इनको तो पता है नहीं कि जहांगीर खान जो जहांगीर खान के लिए बोलने आए हैं, उनको पता है कि इतने सालों से जहांगीर खान जो गुंडा है, वहां पे क्रिमिनल गैंग है, वो लोग उन्होंने क्या किया, वहां पे जहांगीर का एक गैंग चलता है, पता है? मैं बोल देती हूँ नाम, जहांगीर, शौकत, कायजात, सलीम, मुदस्सर, वो लोग बाइक लेके 50-100 लोगों का जेके लिख के, उनको पता है कि लोगों के घर घर जाके कैसे धमकाया करते थे, उनको निकलने नहीं देते थे वोट करने के लिए। और 2018 की जो पंचायत इलेक्शन
होने नहीं दिया, लोगों को नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया। तो इतना जो अत्याचार हुआ, जब एक अत्याचारी इतने सालों से अत्याचार करते हैं और आप जब बीजेपी आए हैं तो गांव के लोग, मुझे नहीं लगता ये सिर्फ बीजेपी के कुछ लोग होंगे, हो सकते झंडे बीजेपी के हो, मैं नहीं चाहती हूं कि हिंसा हो, लेकिन वो लोगों का जो गुस्सा है, क्योंकि इतना दिन क्या मार खाया। आपको पता है 2021 क्या रक्त रंजित हुआ था सेकंड में 2021 में, लेकिन गार्गी जी हुए, जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता ना, नहीं कर रही हूं ये तो, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना, ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों के अंदर गुस्सा है तो इसलिए वो टीएमसी के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि फिर यही बात तो पुराने चुनावों में होती थी ना, जब टीएमसी ने तोड़फोड़ की होगी लेफ्ट के ऑफिसेज में, तो फिर बदला क्या। इसीलिए मैं आज भी अग्निमित्रा जी को बोला कि प्लीज ये हिंसा के कल्चर नहीं होना चाहिए। आपको मैं और एक बात बता रही हूँ, कल हमारे वहां पे मेरी बहन रहती है, हमें वहां से पता चला कि टीएमसी के जो फुट सोल्जर्स होते हैं ना, कहां पर, किस जगह पर, कोलकाता की नागतौला वगैरह रीजन, नागतौला, तो वहां पे जो फुट सोल्जर्स जो गुंडे हैं टीएमसी के, वो लोग अचानक बीजेपी के झंडे लेके जय श्री राम बोल रहे। तो मैंने आज ही बीजेपी के लीडर को पूछा कि प्लीज ये क्यों हो रहा है, प्लीज आप इन गुंडों को मत लीजिए, क्योंकि जो सीपीएम के गुंडे थे वो टीएमसी में आ गए थे। अभी अब टीएमसी के गुंडे अगर बीजेपी में आ जाएंगे तो टीएमसीफिकेशन अब बीजेपी हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते हैं देखना। देखिए बंगाल के लोगों ने क्यों वोट दिया बदलाव के लिए ना, कि उद्योग हो, जो बंगाल के युवा बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनको जाना ना पड़े, वहां पे उद्योग हो, लोगों को काम मिले, लोग शांति से वहां पे बिजनेस कर पाए। ताकि आप एक बिजनेस करने जाते हैं, आपको गली के दादा, मोहल्ले के दादा, जोनल दादा को पैसा देना पड़ता है। ये सब ना हो, हिंसा ना हो, शांति। चलिए अभी अब 9 मई तक तो देखना पड़ेगा कि पोस्ट रिजल्ट्स क्या होता है। लेकिन यहाँ पर मैं सतीश केसिंग जी, अब आपसे रिएक्शन चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया, और वो मैं उनका पोस्ट पढ़ रही हूँ, जरा एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा अगर हमारे पास अरविंद केजरीवाल का ये पोस्ट आपने अभी रखा है तो, पीसीआर टीम प्लीज। अरविंद केजरीवाल सर लिखते हैं, जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा मोदी वेव की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई, 2015 में दिल्ली में और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीट आई, उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही है। कैसे? ये जिस तरह के संशय खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं ऑपोजिशन की तरफ से, बंगाल की जनता का मैंडेट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा विपक्ष? सतीश केसिंग जी। देखिए, सबसे पहले तो यह बात है कि विपक्ष नाम की चीज मुझे समझ में नहीं आती कि विपक्ष है क्या, विपक्ष की एकता है क्या, पहली बात। दूसरी बात कि जो विपक्षी पार्टियां हैं अब क्यों हल्ला कर रही है भाई? कई ऐसे मौके आए हैं जो बार बार वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, और बहुत सारे सवाल उठाने लायक हैं भी, मैं भी उठाता हूं, लेकिन राहुल गांधी भी, केजरीवाल भी अब या तो चुनाव का बहिष्कार करें, हाँ, लड़ते भी हैं, हारते भी हैं और बार बार आरोप भी लगाते हैं, ये नहीं चलेगा। अब ये चर्चा चल रही थी कि भाई कल राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बात की, तो क्या विपक्षी एकता इसमें दिखाई पड़ेगी कि एक बार इम्पीचमेंट मोशन जो है सीसी के खिलाफ खारिज हो गया, तो क्या वो लाएंगे? मैं बड़ा इंतजार कर रहा हूं कि ममता बनर्जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलती क्या है। और बीजेपी का देखिए, बीजेपी की एक खासियत देखिए, बिहार देखिए, असम देखिए और शायद अब बंगाल देखिए, वो बाहर से लाके भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और तीनों कांग्रेसी है। अगर शुभेंदु बन गए तो सब ये तीनों कांग्रेसी है, बिहार वाले भी, हिमांता भी, और अगर शुभेंदु बने, जिनको स्ट्रीट फाइटर, मैं तो कहता हूं ममता के मेल वर्सन है, तो लेकिन आपको लगता है कि हिमंता तो बीजेपी से भी ज्यादा बीजेपी वाले हो गए हैं? अरे यही तो, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है ना, आप जानती है ना, तो यही बात है। विपक्षी, आपका क्वेश्चन विपक्ष पे है, तो विपक्ष तो बड़ा सवाल है, बड़ी डेफिनेशन, बड़ी हेडलाइन दे दी सतीश जी ने कि विपक्ष है क्या, पहले तो यही रीडिफाइन करना पड़ेगा। सोफिया खान, विपक्ष क्या है? और इसमें एक बात अगर मैं आपके लिए और जोड़ देती हूं, देखिए देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है एक मजबूत विपक्ष हो, इसकी बात सब कर रहे हैं, लेकिन अगर जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, मैं सिर्फ यहां पर स्पेसिफिकली टीएमसी की बात नहीं कर रही हूं, चाहे यूपी के दल हैं, चाहे महाराष्ट्र के दल हो या दक्षिण भारत के दल हो, अपने निजी हित इतने छोटे छोटे हो गए हैं कि उसके आगे बड़ी पिक्चर पर बात ही नहीं करना चाहते ऑपोजिशन के लीडर्स। इंडिया अलायंस में साथ आते हैं सेंटर में, अपने अपने क्षेत्र जहां पर राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां पर बिखर जाते हैं। अनम्यूट कीजिएगा सोफिया। नमस्कार, आदाब आप सभी को। पश्चिम बंगाल में आज पहला दिन है जब
यहाँ पर बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई दूंगी कि जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है। जनता ने जिनको भी चुना है, अभी उसका हम जनता के वर्डिक्ट को सम्मान करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम चूंकि विपक्ष में हैं, हम चाहते हैं कि जिन वादों के साथ आज ये पक्ष में आए हैं, डेफिनेटली पक्ष और विपक्ष अगर किसी भी राज्य में या किसी भी देश में मिलकर अगर हाथ जोड़कर काम करे बिना एक दूसरे पे आरोप लगाए, तो मुझे लगता है कि तभी जाके उस राज्य की के हित में काम होगा, देश के हित में काम होगा। लेकिन देखा ये जा रहा है कि अभी जैसा आपने दिखाया, क्लिपिंग चलाया कि कैसे वैंडलाइज किया जा रहा है तृणमूल कार्यकर्ता के घरों को और इनफैक्ट पार्टी ऑफिस को। और ये सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है, सिर्फ जहांगीर खान की बात नहीं है, ये इनफैक्ट पश्चिम बंगाल के कोने कोने से ये तस्वीरें आ रही हैं और बड़ा भय सा माहौल है। मुझे लगता है कि अगर जिन विचारों को लेकर अब ये इतने सालों तक कहते रहे कि भाई पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन अभी पहली बार मुझे पश्चिम बंगाल में एक डर का और भय का माहौल महसूस हो रहा है। क्योंकि देखिए, जिस तरह की चित्र आ रही है ना, अभी तो लगता है कि हमें भी घर से बाहर निकलने से ये शायद ये सारी चीजों का सामना करना पड़े। अभी क्या पता कौन कहां से आक्रमण। आपको किस बात का डर लग रहा है? ये जो तस्वीरें आ रही हैं, आप देखिए मैडम, किस तरीके से अभी ममता बनर्जी के एक मिमिक्री टाइप की चीजों को दिखाया जा रहा है। जय श्री राम बोल बोल कर उनको हथकड़ी लगाकर वो लोग घुमा रहे हैं। मतलब पूरे बंगाल ने मैंडेट दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कैंपेन को कि भय नहीं भरोसा, और आप कह रही हैं कि हमें डर लग रहा है। डेफिनेटली भरोसा, देखिए भरोसा तो किया है ना भाई, जनता ने किया पश्चिम बंगाल के, उसमें से पश्चिम बंगाल की जनता में मैं भी आती हूँ, ऐसा नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल का अगर विकास होगा तो उस विकास में एक मैं भी हूँ। सोफिया जी बड़ी बात कह रही है, इस पर बीजेपी से जवाब लेना पड़ेगा। अशोक सिंह जी, देखिए डिबेट में पैनल में बैठकर जो बंगाल में जिन्होंने वोट डाला है, सोफिया खान, वो ये कह रही है कि अगर हमारी विचारधारा आपसे अलग है तो हमें डर लग रहा है आज की तारीख में कि हम घर से बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। कैसे आप इंश्योर करेंगे, कैसे आप आश्वस्त करेंगे कि ऐसा नहीं होगा? क्योंकि हमने देखा है हिंसा की घटनाएं आज सवेरे से सामने आई हैं टीएमसी के ऑफिसेज में। अशोक जी, ठीक है, गार्गी रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, काफी जगह देखिए, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा ना, बंगाल में अब जैसे प्रधानमंत्री ने कल कहा कि बदला नहीं बदलाव, हम भी हो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और अगर सोफिया ये कह रही है कि मैं अगर किसी दूसरी विचारधारा से हूं और मेरे को ये भय लग रहा है कि मैं घर से बाहर निकलकर सेफ हूं या नहीं हूं, या मुझ पर हमला तो नहीं हो जाएगा, तो ये तो पॉइंट ऑफ कंसर्न है। देखिए मीनाक्षी, हम वो लोग हैं जो हमारे जो राष्ट्रवादी सनातन विचार है कि एकम सत विप्र बहुधा वदंती, तो हम सबसे ज्यादा प्लूरलिस्ट हैं। तो ऐसा कोई सोफिया जी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये डर 2021 में था जब बीजेपी की महिला मोर्चा के बड़ी नेत्री, उनकी 24 साल की बेटी जब भी नीचे जाती थी, टीएमसी के 3 लड़के बाइक लेके आके बोलते थे खेला होबे, और किसी लड़की को जब खेला होबे बोला जाता था इसका मतलब उसकी रेप होगी, ये इंगित होता था। तो उनको बेटी को दिल्ली भेजना पड़ा था, उस लेडी को, बड़ी नेत्री थी उस वक्त। तो ये टीएमसी के लोगों ने किया। ये जो हो रहा है मुझे लगता है 1-2 दिन में कंट्रोल हो जाएगा। और एक बात, टीएमसी के जो एकदम लोअर रंग के लोग, उनके बहुत गुस्सा है थोड़े ऊपर के लीडर्स के अगेंस्ट। वो लोग भी, टीएमसी का भी अंदर का भी फ्रैक्शन है। ये मत सोचे कि सारे जगह पे बीजेपी के लोग जाके ही मार रहे हैं। टीएमसी के भी कुछ जो लोअर लेवल के लोग, जिनको लगा कि उनको जो मिलना चाहिए था उनका हिस्सा उनको नहीं मिला, उनके आपस की जो रंजिश है, आपस की रंजिश, इसी पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लोर करूंगी। बड़े लीडर के सोफिया, आपने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और आप खुद सेफ फील करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर सवाल उठाया। ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के साथ 50% महिला वोटर्स पिछले चुनाव में रही हैं, और इस बार 9 जिले ऐसे रहे हैं पश्चिम बंगाल में जहां टीएमसी का खाता नहीं खुला। आपको लगता है कि यह संभव है, अगर महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा ना जताया हो तो इस तरह का मैंडेट इवन पॉसिबल है? सच्चाई से क्यों भाग रहा है विपक्ष? हम नई सुबह की बात करते हैं, हम नई शुरुआत की बात करते हैं, 5 मई 2026 की बात करते हैं। पुरानी बातें करके कोई फायदा नहीं है। मैं आज की बात करती हूँ। अगर आज की बात करें तो मैडम जरा स्क्रीन में ये दिखाइए, ये दिखा रहे हैं, ये सब दिखाया है, प्लीज ये दिखाया जाए। पीछे जय श्री राम स्लोगन लगाकर किस तरीके से तृणमूल की कार्यकर्ता को के साथ किया जा रहा है। देखिए एकदम स्पष्ट है। क्यों चिढ़ जाते हैं जय श्री राम से?
अरे क्या बात कर रही हैं आप मैडम? जय श्री राम तो मैं आपके साथ जय श्री राम बोलने को, मैडम मैं जय श्री राम बोलती हूँ, अभी छोड़ दीजिए आप। क्या बात कर रही हैं? एक महिला को चिढ़ाया जा रहा है जय श्री राम। जय श्री राम से कैसे चिढ़ रहे हैं, लेकिन वही तो पूछ रहे हैं। क्या बात कर रही है मैडम आप? आपने तो जहांगीर खान के इनफैक्ट नेशनल मीडिया में आप उनको जस्टिफाई कर रही हैं। जहांगीर खान अगर क्रिमिनल है। सतीश के सिंह जी बताइए, जय श्री राम पे बोल, जय श्री राम के नारे पर चिढ़ाया जा रहा है, इस बात का क्या मतलब है सर? आप क्या समझ पा रहे हैं? ठीक है, एक सेकंड सतीश के सिंह जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो लेडी सिंघम है, उनको यही दिख रहा है कि वहाँ वो गुंडे या रोड पर बलवा फैलाने वाले लोग नहीं दिख रहे हैं, बल्कि वो भी उनको लग रहे हैं कि वो टीएमसी वाले। ये लेडी सिंघम ने यहाँ जांच रिपोर्ट दे दी आपके चैनल पे। नंबर 1। नंबर 2, अमित शाह ने कहा उल्टा लटकाया जाएगा, तो हो सकता है थोड़ा सा हौसले बुलंद करके लोग ऐसा कर रहे हो, लेकिन जो भी हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात और जरूर कहूंगा, ये एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि 1205 के बाद 800 साल बाद ये बंगाल में हिंदू विजय हुआ है। हिंदू विजय तो सबसे पहले तो ये नाम ही बदलेंगे। मुर्शिदाबाद जो है ना, मुर्शिदाबाद के जो थे व्यक्ति, उनका वो ओरिजिनली हिंदू थे, तो सब नाम भी बदलेंगे और काम भी वैसा करेंगे। तो हो सकता है कि बंगाल को ये लोग गुजरात बनाने का प्रयास करें। क्या क्या है जय श्री राम से? नहीं, जय श्री राम से किसको दिक्कत है भाई? तू बोल रहे ना जय श्री राम बोल के चिढ़ा रहे, क्यों चिढ़ रहे भाई जय श्री राम से? तो अगर मुझे नहीं, आप एक रोड नहीं, आपको अगर रोड पर ऐसे ले जाए, आगे पीछे से 50 आदमी जाए और आपको जबरदस्ती आपसे कुछ बुलवाया जाए, भले आप बोलना चाहती हो, तो आपको स्वीकार होगा? यस और नो बोलिए। अच्छा सतीश जी, एक सेकंड सतीश जी, पहले ये लोग चिढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके पता है ये चिढ़ जाएंगे। होता है ना, वो अगर रिएक्ट ही ना करे तो आज ऐसे क्यों, इस हालात में क्यों आया? क्योंकि वो चिढ़ते हैं। मैं एक चीज बोलूंगी, लोग जो कहते हैं ना बंगाल में क्यों जय श्री राम, सतीश जी बंगाल राम कृष्ण और राम मोहन की भूमि है। और सतीश जी बंगाल में कृत्तिबास ओझा ने बांग्ला रामायण लिखा था, और बंगाल में नंदलाल बोस ने सबसे पहला जो संविधान था ना, वहां पे रामायण की चित्रण की थी। और बंगाल में भक्ति आंदोलन के दौरान पूरी आसमान और जमीन गूंज उठी थी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये बंगाल की भूमि है, रोड पर ऐसे चलते जो तस्वीरों में दिख रही है, गलत है। ये गलत है। क्या गलत है कि अगर आप ऐसे करिएगा तो आपकी क्रेडिबिलिटी, अभी इतना बड़ा विजय हुआ है, जिन भी परिस्थितियों में हुआ है, तुरंत ताश के पत्ते बीजेपी के गेस्ट अशोक जी हैं हमारे साथ, बताइएगा जरा एक बार। ठीक है, अशोक जी हैं नहीं, वरना मैं अशोक जी से इस पर जरूर जवाब देती। ठीक है गार्गी, लेकिन देखिए मैं जो सतीश जी कह रहे हैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगी, फिर मैं निशांत और तारिक जी के पास भी जाऊंगी। सवाल देखिए यहाँ पर ये है, एक महिला अगर सड़क पर चल रही है और इस तरह से ग्रुप घेर के वहां पर चाहे नारा है, चाहे प्रभु श्री राम के नाम से भी नारा लग रहा है, तो भी मैं कह रही हूं, क्या ये उसकी मॉडेस्टी को डिस्टर्ब करना है या नहीं है? देखिए, अगर पर्पसफुली चिढ़ाने के लिए चिढ़ा रहे तो नहीं चिढ़ाना चाहिए, जरूरत नहीं। अभी आप जीत गए, व्हेन यू आर विक्टोरियस यू शुड बी मैग्नानिमस। आपको चलिए, आई एम हैप्पी यू सेड इट। ठीक है, आई एम हैप्पी दैट यू सेड इट और इन दिस डिस्कशन करने की जरूरत है। लेकिन मैं चिढ़ने वाली बात में अगर मुझे आप 30 सेकंड दे दीजिएगा, क्योंकि इसलिए चिढ़े कि ममता बनर्जी बहुत बुरी तरह से रिएक्ट किया, लोगों को अरेस्ट किया जय श्री राम से। तो मीनाक्षी, हम लोग जब छोटे थे ना, तब हमको बोला जाता था कि डर लगे तो राम 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 बोलो। मैं बंगला में 2 लाइन बोलूंगी कि भूत अमर पूत पेतनी अमर झी राम लक्षण बुके आछे कोड़बे अमर की। तो जब हम डरते थे ये बोलते थे, मतलब राम और लक्ष्मण मेरे हृदय में है, भूत और पेतनी मतलब फीमेल गोस्ट क्या करेंगे। तो भूत पेतनी से कौन डरते हैं? नहीं डरो ना, हनुमान चालीसा में है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आए। एक सेकंड, महावीर। मैं निशांत जी के पास जा रही हूं, लेकिन सतीश जी पहले एक रिएक्शन आपसे लूंगी, क्योंकि बीजेपी के गेस्ट हैं नहीं, उनसे भी मुझे बात करनी थी। सतीश जी, एक रिएक्शन सर आपसे लूंगी। ये जिस तरह से गार्गी अभी बोल रही हैं, और अगर गार्गी वाला सेंटिमेंट ही बिहार की जनता, बंगाल की जनता में एक बड़े तबके के बीच में रहा है, क्या आपको लगता है कि अब ये वो वक्त है जब वो उभरकर सामने आएगा, सतह पर आएगा, और ये रिएक्शन आने वाले दिन में और ज्यादा स्ट्रांगली दिखाई देंगे, जिसका जिक्र सोफिया कर रही हैं अभी? और क्या ये बीजेपी के लिए चिंता नहीं होनी चाहिए, जब प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि बदला नहीं, बदलाव की बात करिए? तो प्रधानमंत्री ने कह दिया, उनकी बातों को इन लोगों को मानना चाहिए। लेकिन अगर ये बलवाई ढंग से इस तरह से जबरदस्ती करेंगे तो ये तो उचित नहीं है। तो प्रधानमंत्री पे ही सवाल खड़े हो जाएंगे। देखिए, बंगाल एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है,
ये लोग कहते हैं घुसपैठिए। मैं मानता हूं कि हिंदुत्व का बहुत बड़ा और एंटी मुस्लिम या क्या बोलते हैं घुसपैठिया एक वहां पे कंसोलिडेशन हुआ जिससे इनको जीत मिली। लेकिन जीत का मतलब ये नहीं है कि कोई गार्गी नाम जी के स्त्री को रोड पर चलाया जाए और उसके पीछे भले ही आप भर दिन भजन बजाते रहिए। ये कोई मतलब नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, मुझे ये बताइए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर विपक्ष जिस तरह से सवाल खड़े कर रहा है, देश की जनता आज किसको सुने, किसको सच्चा माने? मीनाक्षी जी, सबसे पहले इनको कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मेंटोस की एक चॉकलेट देना चाहूंगा ताकि इनकी दिमाग की बत्ती जल जाए। ये कह रहे हैं कि लूट खरोश और मीडिया, गोदी मीडिया, अनेक तरह के वक्तव्य को इन्होंने रख दिया। ये अपने आपातकाल के वो काले दिन को भूल गए जब पूरा का पूरा मीडिया हाउस को जला दिया जाता था। वो काले दिन को भूल गए जब आप इनके स्टेटमेंट को अगर गलत तरीके से अगर कोई इस पे आरोप थोड़ा सा भी कहीं लग जाए तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। तो अपना काला दिन भूल गए और राहुल गांधी जी के उस स्टेटमेंट को भूल गए जो अभी जस्ट चुनाव से कुछ दिन पहले रिजल्ट से ममता दीदी के लिए उन्होंने कहा था कि ममता दीदी के कुशासन के कारण भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो भैया इतना फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ कि अपने नेता के वक्तव्य को ही भूल जाओ कि वो कह क्या रहा है। दूसरी बात, केरल में चुनाव आयोग बहुत अच्छा है, बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु में चुनाव आयोग बहुत अच्छा है, लेकिन बंगाल में नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी जाएंगे नहीं। युवराज जो ठहरे, हम नहीं जाएंगे। मेरा मन करेगा आज बोल देंगे बिक गया देश, तो देश बिक जाना चाहिए। अरे मंदबुद्धियों, सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ। 15 साल से बंगाल की माताएं रो रही थी, उसका मत है ये। 15 साल से मंदिर बंद था, लोग नारे तक नहीं लगा पाते थे जय श्री राम के डर के कारण, उसका मत है ये। आसनसोल में दुर्गा मंदिर खुला सालों बाद, क्यों? लोग की गलती क्या है? जय श्री राम बोलना। लोग की गलती क्या है? हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर चलना। लोग की गलती क्या है? देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप चुनावी कैंपेन तक चले अलग बात है, लेकिन अब नतीजों के बाद, कम से कम नतीजों के बाद बंगाल के फ्यूचर पर बात होनी चाहिए और किस तरह से आगे देश की राजनीति पर इसका इंपैक्ट जाता है उस पर बात होना चाहिए। सतीश जी, मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स चाहती हूँ सर। कांग्रेस के नेताओं के लिए शायद मीडिया की बैशिंग करना एक बहुत ही आसान, कंफर्टेबल या एक सहज स्थिति है, लेकिन मीडिया की बैशिंग करते हुए शायद वो ये भूल जाते हैं कि उन्हीं के नेताओं ने देश में इमरजेंसी में मीडिया के साथ क्या किया गया, प्रेस के साथ क्या किया गया, उसके लिए माफी मांगी है। प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने स्टेटमेंट्स दिए हैं उसको लेकर। शायद कांग्रेस के प्रवक्ता ये पढ़ाई लिखाई करके नहीं आते हैं टीवी डिबेट्स में बैठने से पहले, लेकिन मैं उस पर जाकर समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरे दर्शकों का समय इंपॉर्टेंट है। सर, मुझे ये बताइए, अगर इंडिया अलायंस, जो कि केंद्र की सरकार के सामने ये कहता है कि हम खड़े हैं विपक्ष बनकर, और अगर छोटे छोटे हितों के आगे आप बौने हो जाते हैं हर चुनाव में, तो कैसे विपक्ष की राजनीति चलेगी सर? देखिए, मैंने तो विपक्ष शब्द पे ही सवाल खड़े कर दिए। जितना विपक्ष में अंदरूनी अंतर विरोध है उतना तो कहीं और नहीं है। सबके अपने अपने ईगो हैं, मैं इसको मानता हूं। इसलिए ये सिर्फ ट्विटर बयानी है जिसको कहते हैं कि अरे भैया ममता वो हो गई, वोट लूटे जा रहे। बात ये है कि आप इम्पीचमेंट मोशन लाइए, आप एक मत से फिर लाइए, आप सड़क पे आइए और पूरा विरोध करिए। विरोध करते भी ऐसा नहीं है कि अलग अलग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने रैलियां की है सर। सुनिए, जो भाजपा वाले व्यक्ति हैं, टॉप लीडरशिप ने कांग्रेस की मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रैलियां की है सिर्फ, ताकि जो वोट दूसरी जगह जाना है वो उनको आ जाए। उनको लगा कि एक स्वाभाविक चॉइस जो है ऑप्शन के रूप में टीएमसी का विकल्प वहां पर हो सकते हैं। और उसके बाद जो नतीजे निकल कर आए हैं बंगाल के, या जिस तरह से नतीजे आए हैं बाकी जगहों के, उसके बाद भी असम में जो तस्वीर, गौरव गोगोई चुनाव हार गए, इस पर जवाब देते बनता नहीं है। इसीलिए ये बड़ा सवाल है यहाँ पर कि विपक्ष अपनी राजनीति की जो बात कर रहा है उसको लेकर उतना प्रतिबद्ध भी हो। चलिए, समय मेरे पास इतना ही था। आप सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। शाम 4 बजे ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। नजर हमारी लगातार बनी हुई है हर पॉलिटिकल अपडेट पर। आगे बढ़ने से पहले जानकारी आपको इस वक्त दे दें, तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है हमारे पास चुनाव के बाद। देखिए, क्योंकि गहमा गहमी तेज है, विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं विजय, और टीवी के विधायकों की बैठक में उन्हें चुना गया है। अब तक 90 विधायकों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। तो जिस तरह की मैसिव जीत, बड़ी जीत टीवीके ने हासिल की है, ऐसे में स्वाभाविक है उनका चुना जाना। उनकी लीडरशिप में ही पूरी पार्टी आगे बढ़ी है। नई पार्टी जिसे अभी 1-1.5 साल 2 साल का समय अस्तित्व में आया हुआ, और वहां से अब देखिए इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। अब हालांकि देखना यह है कि सरकार फॉर्मेशन को लेकर स्वरूप क्या होगा और किसके साथ गठजोड़ होगा। चलिए, इसी के साथ वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए।